the formation of the energy bands. So energy bands, एनर्जी लेवल से एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. So let's consider what happens in case of silicon or germanium crystal containing n atoms. तो हमने पहले भी इंट्रोडक्शन के पार्ट में चर्चा की थी कि हम ज़्यादातर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करते हैं. तो यदि हम बात करें कि जो सिलिकॉन की हम बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, और जो जर्मेनियम की यदि हम बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है. और जो सिलिकॉन का एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आप जानते हैं, बेसिकली ये केमिस्ट्री का इशू है. यू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. ये 14 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑर्बिटल्स के बीच में. और यदि हम बात करें जर्मेनियम की तो आप जर्मेनियम में देख लें कि इसका जो एटॉमिक नंबर 32 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, 4s2 एंड 4p2. तो इसमें जो देखने वाली बात ये है कि इसके जो लास्ट 4 जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलिकॉन के केस में n इज इक्वल टू 3 है. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 3 है, मींस थर्ड ऑर्बिटल्स में वो लाई करेंगे. और जर्मेनियम के केस में n इज इक्वल टू 4 है, वो फोर्थ ऑर्बिटल में लाई करेंगे. और आगे हम देखें कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4. ये हमने पार्ट डिस्कस कर लिया. और इसमें जो दो s इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप देख लीजिए यहाँ, दो जो है वो s इलेक्ट्रॉन है और दो जो है वो p इलेक्ट्रॉन है. हालांकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. और हैंस टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल ये हैं 4n होंगे. हमने इस बात को समझना है. अब ये 4n कैसे होंगे, देखो, यदि हम कहें कि एक आपके पास अकेला सिलिकॉन एटम है, इफ यू हैव जस्ट वन सिलिकॉन एटम, अकेला सिलिकॉन एटम या अकेला जर्मेनियम एटम, राइट. सो अकेला जो सिलिकॉन एटम है वो आपको 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन देता है, राइट. और अकेला जर्मेनियम एटम भी आपको क्या देता है, इट प्रोवाइड्स यू 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए, अकेला यदि सिलिकॉन एटम है तो उसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अकेला यदि आपके पास जर्मेनियम है तो उसके पास भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यदि आप इसी तरीके से n सिलिकॉन एटम लेते हैं, यदि आप n सिलिकॉन एटम लेते हैं, फॉर n सिलिकॉन एटम, तो आप गुणा कर दीजिए तो 4 n बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास. ये सिंपल सी बात. और ऐसे ही यदि आपके पास n जर्मेनियम के एटम में एक 4 कंट्रीब्यूट करता है तो n कितना करेगा, 4n करेगा. इसके पास भी 4 n बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. यदि एक आपके क्रिस्टल में n सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम है तो उनके जो बैलेंस शेल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे वो 4 n इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के होंगे और 4 n इलेक्ट्रॉन ही जर्मेनियम के होंगे. तो ये बात हमारी पूरी हो गई. बात हम यदि आगे करें कि यदि हम इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना चाहते हैं, हमने ऑर्बिटल्स में यदि हमने इसको अरेंज करना है, तो आप देखें आपके पास यदि मैं एक ऑर्बिटल को एक रूम मानूं और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो थर्ड आपके पास जो शेल होगा उसके बीच में आपके पास स्पेस कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एस स्टेट में आ सकते हैं और जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो पी स्टेट में आ सकते हैं. ओके, यदि हम सिंगल एटम की बात करें. और जर्मेनियम के केस में भी ऐसे ही है. यदि आपके पास इसी तरीके से n एटम है तो इसमें से जो 2n इलेक्ट्रॉन जो हैं वो s स्टेट में आ जाएंगे और 6n इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ भरे जा सकते हैं. पर हमारे पास तो 4n इलेक्ट्रॉन ही है. इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो 8 हो सकते हैं. 8 कैसे होंगे, जो 2 हैं वो s में s से आएंगे, जैसे यहाँ 3s2 में आ रहे हैं 2, यहाँ 4s2 में है तो 2 s ऑर्बिटल से आएंगे. और जो 6 आपको पता है कि ये p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज किए जा सकते हैं. सो 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यदि 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने अरेंज करना है तो आपके पास उसको अरेंज करने के 8n तरीके हैं. यू हैव 8n एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल. देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, अब एक
ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप चाहो यहाँ रख दो दोनों को, यहाँ रख दो, इधर रख दो, जहाँ मर्ज़ी आप अरेंज कर दो, तो सिंपल सी बात है समझने वाली। पर यदि हम ऑर्डर में रखेंगे तो पहले जो 4 n है वो भर जाएँगे, अगले वाले जो 4 n है वो खाली हो जाएँगे, क्योंकि दोनों को मिला के 8 n बनते हैं, n एटम्स के लिए। अगली बात पर हम चर्चा करें, जो 8 n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। 8 n डिस्क्रीट का मतलब जो अलग-अलग तरीके से गिने जा सकते हैं। अलग-अलग जो एनर्जी लेवल होंगे। ये या तो कंटीन्यूअस बैंड बनाएँगे, कंटीन्यूअस बैंड बनाने का मतलब है कि जिसमें सब तरह की एनर्जी अवेलेबल होगी। ओके? और मे बी ग्रुप्ड इन द डिफरेंट बैंड्स, या वो एक कंटीन्यूअस बैंड बनाएँगे या वो डिफरेंट बैंड्स बनाएँगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी क्रिस्टल में जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से कितने दूर हैं, राइट? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि बैंड कंटिन्यूअस बनेगा या फिर वो डिफरेंट बैंड्स बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, डिस्क्रीट बैंड्स बनेंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो क्रिस्टल आपने लिया है, चाहे वो सिलिकॉन का है चाहे वो जर्मेनियम का है, उसमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से कितने दूर हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक थ्योरी को समझेंगे सबसे पहले, और उस थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, राइट? सो अब मेरे अगला जो डिस्कशन होगा वो सबसे पहले हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बैंड कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए या फिर वो डिस्क्रीट बनना चाहिए, या बैंड बनते कैसे हैं। आपको सारी चीज़ आराम से क्लियर हो जाएगी। ओके, सी एट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिक्स, लाइक कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा है कि ये जो जैसे एटम जो है वो क्लोज आते हैं, तो क्लोज आने के बाद जो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो एनर्जी बैंड्स हैं वो एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो सेपरेट हो जाते हैं एट द एंड। जब वो बहुत नज़दीक आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में सेपरेट हो जाते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एनर्जी गैप, और उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो जो लोअर बैंड है विच इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय, जितने उसमें 4 एन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे ही एक बैंड में इकट्ठे हो जाते हैं, और उसको हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। बैलेंस बैंड क्या है? जिसमें 0 केल्विन के ऊपर जितने सारे बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। और आपने पढ़ा कि जो 8 एन स्टेट्स हमारे पास टोटल होती हैं, और 8 एन स्टेट्स में क्या होता है, जो 4 एन स्टेट्स होती हैं वो खाली होती हैं, और 4 एन स्टेट्स जो है वो फील्ड होती हैं। तो ये जो 4 एन स्टेट्स हैं ये इसमें सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और ये 4 एन स्टेट्स खाली हो जाती हैं। तो ये जो बैकेंड स्टेट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये बिल्कुल जो खाली रह गया इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जो टोटल जो है वो 8 एन स्टेट्स होती है। तो जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे बैलेंस बैंड में चले जाएंगे, और जो बाकी जो 4 एन स्टेट्स खाली रह जाएंगी इसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और ये जो कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है एक पर्टिकुलर एनर्जी से सेपरेट होता है, इसको हम एनर्जी गैप कह देते हैं, ये इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, जो एनर्जी अलाउ नहीं होती इलेक्ट्रॉन के लिए। हम अगले पैराग्राफ में चलें कि जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड है, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये सबसे लोवेस्ट स्टेट है कंडक्शन बैंड की, और ये हाईएस्ट स्टेट है बैलेंस बैंड की। अब गौर से देखें, इस कंडक्शन बैंड की जो लोअर स्टेट है इसके ऊपर ये लाइनें लगी हुई देख रहे हैं आप, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की जो लाइंस हैं ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं। अब और बैलेंस बैंड के नीचे देखिए आप, यहाँ भी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ऐसी अवेलेबल हैं, अनगिनत हैं। और इस इन सब अनगिनत स्टेट में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असेंबल्ड हैं, पर एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप गौर से देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने भी एटम्स इकट्ठे होंगे, आप एक इंडिविजुअल एटम को लेंगे, आइसोलेटेड एटम को लेंगे, उस एटम को इकट्ठा करेंगे तो क्रिस्टल बनाएंगे। तो उसमें बहुत अमाउंट में जो एटम्स हैं इकट्ठे होते हैं जब एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बनता है, और जब उससे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनेंगे तो उसमें भी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ऐसी होंगी, और एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इस स्टेट में असेंबल हो जाएंगे, इसलिए हम इसको बैलेंस बैंड कह देते हैं। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी पट्टी बनती है इससे। ओके,
सो अगले पैराग्राफ में यदि हम चलें, द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड के टॉप वाला स्पेस, इसकी हम बात कर रहे हैं। और कंडक्शन बैंड से नीचे वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम बैंड गैप भी बोलते हैं, या बैंड गैप बोल दीजिए या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल दीजिए। दिस इज डिनोटेड बाय ई। अब ये जो एनर्जी गैप है ये कैसे हो सकता है? ये जो एनर्जी गैप है ये लार्ज भी हो सकता है, ये स्मॉल भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है। यदि ये एनर्जी बैंड गैप ज़ीरो है तो आप ये बोलेंगे कि आपका जो सॉलिड है वो कंडक्टर है। यदि ये स्मॉल है तो ये सेमी कंडक्टर है। देखो कितनी आसानी से आप इनको क्लासीफाई कर लेते हैं। और यदि ये लार्ज है तो आपका जो सॉलिड है वो इंसुलेटर है। This is so easy to define the solids as the conductor, semiconductor और insulator। पर हम इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना चाहेंगे। केस नंबर 1, इसको आप डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें। हम फिगर नंबर 14.2 का जो पार्ट ए है इसमें दो डायग्राम बने हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम ध्यान से देखते हैं कि ये दोनों ही कंडक्टर के डायग्राम है। इसमें आप देखिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाए हैं। फिगर नंबर 1 में देखें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों हैं, और दोनों के बीच में जो दोनों हैं वो एज यू आर वाचिंग ओवर हियर द इट इज द बैलेंस बैंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो पैराग्राफ पढ़ने के साथ एक्सप्लेनेशन करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस रेफर्स टू द सिचुएशन फिगर 14.2 ए की यदि हम बात करें। So he says के one can have the metal either when the conduction band is partially filled and balance band is partially empty. Conduction band is now see here conduction band is partially filled, इस तरीके की सिचुएशन है। ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, और बैलेंस बैंड जो है वो पार्शली एम्प्टी है। वो बैलेंस बैंड जो थोड़ा खाली है। तो फिगर नंबर 14.2 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। यह ऐसी सिचुएशन हो सकती है वैन द कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें आप इस रीजन को देखें तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि आपका जो बैलेंस बैंड है वो इतना है, ये बैलेंस बैंड है। तो ये आपका कंडक्शन बैंड है। अब ये देखिए आप दोनों जो हैं वो यहाँ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो, अब हम इसको आगे फिर डिस्कस करते हैं। ये दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो हमने पहली सिचुएशन में ये पढ़ा कि जो आपका कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड हो और जो बैलेंस बैंड वो पार्शली एम्प्टी हो, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? दिस सिचुएशन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो अब हमें एक्सप्लेनेशन में सेकेंड पार्ट को पहले एक्सप्लेन किया है। यदि हमारे कुछ बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में हैं तो ये कंडक्शन को बहुत इजी बना देते हैं और रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता। एक स्टेज स्टेज ऐसी है। अब आप फर्स्ट डायग्राम में चले आइए। व्हेन द बैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, यदि आपका बैलेंस बैंड थोड़ा खाली है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लोअर एनर्जी लेवल से जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो कंडक्शन को पॉसिबल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये वाला जो साइड है, बाई एक्सिस को यदि आप इसको कहें तो ये एनर्जी लेवल को बताता है। तो जैसे ही अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इससे भी कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो दो संभावनाएं हैं या कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की स्टेट की कि ये कंडक्टर की फॉर्म में कैसे काम कर सकता है। देयरफॉर ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके। दूसरी संभावना ऐसी हो सकती है कि आप डायग्राम को यहाँ देखें कि यदि जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप हम यहाँ कहें, यदि एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो आप, मतलब इसका ये हुआ कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को, यदि इस बैलेंस बैंड में क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यदि आप क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देंगे, मतलब 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। इतनी एनर्जी हम थर्मल एक्साइटेशन से प्रोवाइड नहीं करा पाते। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं होता। हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन दिस केस लार्ज बैंड गैप एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so there is no electron is available for conduction, there is no electron in the conduction band।
Therefore, no electrical conduction is possible, and they are termed as insulator. So that energy gap is so large that electron cannot be excited from the valence band to conduction band by thermal excitation. So thermally जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की वजह से जो हीट मिलती है, या थर्मली आप हीट करके यदि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करा सकते मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसलिए हम इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और इस डिस्कशन का अगले पार्ट में आप देखें, यदि एनर्जी गैप जो होता है, फिगर नंबर 14.2 का जो बी पार्ट सी पार्ट रहेगा ये, यदि ये जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो रूम टेम्परेचर से गेन कर लेता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, एंड इट विल मेक द कंडक्शन पॉसिबल। So this situation shows in the figure 14.2c, and here is ये है डायग्राम नंबर सी जिसकी हम बात कर रहे हैं। But the final band, there is a small band gap. It is less than 3 electron volt exist. Because of this small band gap, at room temperature, some electron from the valence band acquire the enough energy to cross the energy gap, and it make the conduction possible. और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े नंबर में होते हैं, एंड दे कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड, दे मूव इन द कंडक्शन बैंड, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर इज नॉट हाई एज दैट ऑफ इंसुलेटर। इसलिए जो सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसलिए करंट जो है वो ईजी फ्लो कर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।